जापान में सैलरी कितनी होती है और उसमें से आप एक्चुअल में कितना पैसा बचा सकते हो, चलिए आपको रियलिटी बताता हूँ। मान लीजिए किसी की सैलरी है 50 लाख येन, तो लोग सोचते हैं कि पूरा 50 लाख अकाउंट में आएगा, लेकिन जापान में सैलरी से इनकम टैक्स, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब कुछ डिडक्ट होता है। इसके अलावा और भी टैक्सेस होते हैं और फीस होती है जो कि आपकी सैलरी से कट होती है। तो जो मंथली सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो ग्रॉस सैलरी से काफी अलग होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जापान में लीगल तरीके से पैसे बचाने के भी ऑप्शंस है। अगर आप जापान में जॉब कर रहे हो और इंडिया में आपके कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या आपके बच्चे इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो और जापान से उनको मंथली या ईयरली पैसे भेज रहे हो, तो आप ईयरली डिपेंडेंट डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपका टैक्स माफ हो जाएगा और आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, जो आपको हर साल के एंड में एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जापान के टैक्स ऑफिस को लीगल प्रूफ चाहिए होता है कि आप एक्चुअल में जापान से इंडिया में फाइनेंशियली पैसा अपने डिपेंडेंट को भेज रहे हो। इसीलिए रेमिटेंस सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप जापान से इंडिया में पैसे भेजोगे, आप प्रॉपर रेमिटेंस सर्विस यूज करके ही इंडिया में पैसे भेजना, जैसे कि पांडा रेमिट। अगर आप पांडा रेमिट यूज कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट मिलेगा, ट्रांसफर का ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आप डिपेंडेंट टैक्स डिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। पांडा रेमिट का ऐप डाउनलोड करके अगर आप मेरा इन्विटेशन कोड अंकित भी यूज करोगे तो आपको आपके ट्रांसफर पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। जापान में सिर्फ सैलरी अर्न करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टैक्स सिस्टम को समझना और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।